तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ख्वातीन हजरात, हमारे दरमियान एक बहुत ही अहम शख्सियत यहां पर मौजूद है जो राज्यसभा में कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। नासिर हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो आजकल तेलंगाना में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर कांग्रेस की उम्मीदों को जो है बढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी है। उनको मैं बुलवाता हूं यहां पर नासिर हुसैन साहब। नासिर साहब, बस अब बहुत कम वक्त रह गया है और 7 दिसंबर को जो है यहां के अवाम जो है वो आप फैसला करेंगे। कांग्रेस ने तेलंगाना की बुनियाद रखने में एक अहम रोल अदा किया था उसके कयाम में, लेकिन कांग्रेस को मायूसी हुई गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में और उनके हाथ से जैसे बाजी चली गई। क्या कांग्रेस को लगता है कि उस बाजी को वो इस बार पलट पाएगी? देखिए, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की साबिक सदर श्रीमती सोनिया गांधी जी हैदराबाद में थी। उन्होंने साफ तौर पे लोगों से अपील की है और उनका एक जो विजन था तेलंगाना क्रिएट करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का जो विजन था और जिस मुश्किलात से गुजर के तेलंगाना देना पड़ा या तेलंगाना क्रिएट करना पड़ा, हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं हर दिन गांधी भवन से वो नरेट कर रहे हैं स्टोरी। तो इतना आसान सा वो एक डिसीजन नहीं था, बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। उसके बाद हम लोगों को लगा कि जो तेलंगाना में तरक्की होगी, तेलंगाना में युवा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फार्मर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे जो सरप्लस बजट हम लोगों ने दिया था और तरक्की यहाँ पे होगी, जो मालूम है कि इकोनॉमी अच्छा फ्लरिश होगी। ऐसे बहुत सारे ख्वाब थे जिसको लेके जो मालूम तेलंगाना क्रिएट किया गया था। उससे हम लोग को नुकसान भी हुआ, सैक्रिफाइसेस उठाना पड़ा। आंध्र प्रदेश में हम लोग जो है पूरी तरह से साफ हो गए और उसके साथ में तेलंगाना में भी हम लोग इख्तियार में आ नहीं पाए, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था। आज 5 साल बाद अगर हम लोग पलट के देखते हैं, क्या वो विजन इस मुख्यमंत्री जो यहाँ पे थे केसीआर साहब, यानी तो टीआरएस जो यहाँ की जो पार्टी जो सत्ता में थी, उन्होंने क्या है उस विजन को रियलाइज करने की कोशिश की, उसको क्या मेटेरियलाइज करने की कोशिश की? क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को उस तमाम वादे उन्होंने जो 2014 के चुनाव के टाइम पे किए थे वो वादे फुलफिल किए, यानी यहाँ के अवाम को कुछ राहत देने की कोई कोशिश की? अब जितने यहाँ पे स्कैम्स में हैं, जो इकोनॉमी का हाल है, जिस तरह से अपने ही वादों पे हम लोगों ने बार बार यही कह रहे हैं कि वहां पे बड़े मोदी साहब, इनके जो बड़े भाई हैं, वो भी वादे करके 2014 में आए थे सरकार में। ये छोटे मोदी साहब यहाँ पे ये भी वादे करके आए थे, वो भी ना पूरे करे, ये भी ना पूरे करे। दोनों जुमले सिर्फ जुमले ही जो है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस के पास कोई रहनुमा ऐसा हो जो केसीआर के मुकाबले का हो, जो उनके साथ मुकाबला कर सके? आपने तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, आपने लेफ्ट के साथ इत्तेहाद किया, आपने तेलंगाना जन समिति के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास खुद अपने पास कोई ऐसी बड़ा लीडर, ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस तेलंगाना में खुद को आगे ले जा सके? देखिए, कांग्रेस कोई एक आदमी या एक फैमिली की पार्टी नहीं है। यहाँ पे जो है केसीआर, केटीआर, कविता, उनके 2 भांजों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में जो मालूम हर कोई नेता है, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, सारे के सारे जो हम लोग मुख्यमंत्री पद संभालने के काबिल के लीडर्स हैं। हम लोगों ने किसी एक को चुना नहीं। पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। एआईसीसी से पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। हाँ, एक जनरल सेक्रेटरी और 3 सेक्रेटरीज मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग, मैं भी यहाँ पे 20 दिन से हूँ, तो मीडिया मीडिया और कम्युनिकेशन में संभाल रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हम लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जब सरकार में हम आएंगे, जब हमें मेजॉरिटी मिलेगी, कांग्रेस हमेशा ये मानती है और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि जो लोग जीत के आते हैं वो लोग आपस में तय करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। हमारी जो सीएलपी मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि उनका लीडर कौन होगा और उसका
जाहिर सी बात है उनको ब्लेसिंग जो है हाईकमांड का बाद में होना चाहिए, जैसे लीडर इलेक्ट होता है। आपने महाकुटुंबी जो आपने बनाया है, जिसको आप लोग सोच के चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तेलुगु देशम पार्टी के जो सदस्य हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर यकीन किया जा सकता है इत्तेहाद के मामलात में? देखिए अगर माजी देखा जाए तो कब वो बीजेपी के साथ चले जाए, उसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में कोएलिशन एरा की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 10-15 साल से, और कांग्रेस इस बात को रियलाइज करती है कि कोएलिशन एरा का पॉलिटिक्स का एक एरा चल रहा है। अब जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव हारा, झारखंड में हम लोगों ने चुनाव हारा, जेएमएम के साथ अलायंस टूटा इसलिए हम लोगों ने चुनाव हारा। जम्मू एंड कश्मीर में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा अलायंस टूटा इसलिए हमने चुनाव हारा। तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो एरा चल रहा है, इसमें जरूरी है कि जो हम जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत काम करना चाहते हैं, तो अब ब्रॉडली सेक्युलर, लिबरल और प्लूरल सोसाइटी में यकीन करते हैं और लिबरल पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, वैसे पार्टियों को साथ लेके चुनाव लड़ना आज की एक मजबूरी बन गई है। बात बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इत्तेहाद और इल्हाक जरूरी है, और हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। लेकिन अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, वो तो आपके एकला चलो जो है उसकी वजह से मध्य प्रदेश वगैरह में आपसे नाराज है वहां के इंतखाबात में। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम लोग बड़ी पार्टी हैं। हमारा जो इन्फ्लुएंस है लोगों में और जो हमारी जो पकड़ है लोगों में, वहां पे आवाम में, तो इन तीनों स्टेट में हमारा एक बड़ा रोल है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कल जब बार्गेन करने लगेंगे अखिलेश यादव जी से या मायावती जी से, तो हमारी जितनी ताकत जमीन पे है, हम लोग उतना ही हम डिमांड करेंगे, उतना ही हम बार्गेन करेंगे। तो वो बार्गेनिंग पावर उसको ज्यादा मिलता है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है मुझे लगता है कि जो है थोड़ा अनरीजनेबल बार्गेनिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा है ये इसका मतलब नहीं कि 2019 में हम साथ में रहेंगे, हम जरूर सारे लिबरल पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। देखिए, हमने गुजरात चुनाव में देखा था, राहुल गांधी साहब अपना जनेऊ दिखा रहे थे, अभी राजस्थान गए तो उन्होंने अपना गोत्र बताया। तो तेलंगाना में राहुल गांधी किस कास्ट या किस मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, मुझे लगता है कि उससे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी जी अगर हिंदू हैं, या नहीं तो हमारे और भी दूसरे लीडर जो हैं हिंदू मजहब को बिलोंग करते हैं, अगर वो पूजा करते हैं या जनेदार वो जनेऊ पहनते हैं या नहीं मंदिर को जाते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, जो मजहब को आगे रख के जो सियासत करते हैं, और जिनको ये लग रहा है कि सिर्फ वो जो हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को जिस तरह से वो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको लग रहा है कि नहीं भी और भी हिंदू इस देश में हैं और सारे हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है करके जो मैसेज जा रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि जो है उनका जो वोट बैंक है उसमें राहुल गांधी जी ने सेंध ना मार दें। नहीं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सख्त गिर हिंदू अनासिर जो हैं उनकी जानिब उसकी तवज्जो ज्यादा होती है, तो हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ के खुद को हिंदू साबित करें ताकि वो जो हिंदू वोट है वो हमारी तरफ आ सके? देखिए, और वो अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि उनको किनारे किया जा रहा है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे दूसरी चीजें। देखिए, कोई भी मुसलमान को, कोई भी हिंदू, चाहे वो राहुल गांधी हो कोई और हो, कोई भी हिंदू जो है अगर मंदिर जाता है या जनेऊ पहनता है या नहीं तो पूजा करता है या नहीं तो अपने त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी भी मुसलमान को इस देश के अंदर प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉब्लम है। और हम लोग जब ईद इतने जोर जोर से मनाते हैं, हम लोग टोपी दाढ़ी रखते हैं, चेहरा छोड़ते हैं और टोपी सर पे पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 साल, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू को प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्रॉब्लम कहां होती है? जब जो हम मजहब को बेस बना के आप समाज में डिवीजन करते हैं, मजहब को बेस बना के आप सियासत करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है?
कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, सेकुलर पॉलिटिक्स होती है। हम लोगों ने आज से नहीं, आजादी के आंदोलन के टाइम में ये तय किया था, और उस मूवमेंट का एक ये डेवलपमेंट है। उस मूवमेंट में ये थियरी हो या सोच हो इवॉल्व हुई थी, जिसमें लोग, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग ये मानने लगे थे कि भाई हम लोग मजहब को सियासत से दूर रखेंगे, हम लोग अपने अपने मजहब में रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लेकिन अपने तमाम डाइवर्सिटीज को मेंटेन करते हुए, तमाम डाइवर्सिटीज को सेलिब्रेट करते हुए एक यूनिटी जो हम इस देश में बरकरार रखेंगे और एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे करके, उस जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है या वो जो सोच है, ये किसी ने ऊपर से लिखा नहीं था, किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया था। ये लोगों के बीच से एक आंदोलन के तहत, आजादी के आंदोलन के तहत ये लोगों के बीच से ये निकल के आया था, और उसको ज्यादातर लोग आज भी जो हम इस देश में उसको इस देश में फॉलो करते हैं। कुछ चंद लोग जो है उसको बिगाड़ के, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ के सियासत करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल होने देखिए, आप ही की पार्टी के एक बड़े लीडर सीपी जोशी साहब जब कहते हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया था और कांग्रेस ही मंदिर बनवाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर के जो लोग हैं, जो बड़े अच्छी पोस्ट पर भी रहे हैं और बहुत जिम्मेदार रहनुमा हैं, उनकी सोच कहीं ना कहीं इस किस्म की है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में अलग अलग मजहब के, अलग कास्ट के, अलग रीजन के लीडर्स आते हैं, लोग आते हैं। अब सीपी जोशी जी जो है बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोले और वो पूरी बात वो वीडियो में दिखाई नहीं है, सेलेक्टिवली कट करके दिखाएगी। उसके बावजूद जो है बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पूछताछ किए, राहुल गांधी जी ने सीधा ट्वीट किया और बोला कि जो हम उनको इस बात को वापस लेना चाहिए, और एक बात को, जो इस बात को, उनके इस स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी एंडोर्स नहीं करती करके उन्होंने ट्वीट किया, जिसके चलते सीपी जोशी जी को माफी भी मांगना पड़ा। ये बहुत, देखिए, अच्छी, हम वहां तक पहुंच गए। जैसे आपकी पार्टी की बहुत उम्मीद नजर आ रही होती है कहीं पर इलेक्शन पॉलिटिक्स में, हमको लगता है कि हाँ, कांग्रेस यहां बहुत अच्छा करेगी, तो आप ही की पार्टी से कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं जो सेल्फ गोल कर देती हैं, हिट विकेट आउट कर देती हैं आपको, जिसमें आप जो है, आपके मनीशंकर अय्यर साहब भी होते हैं, आपके दिग्विजय सिंह साहब भी होते हैं, तो और आप उनको पार्टी से निकाल भी देते हैं, फिर वापस भी ले आते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इस तरह के लोगों को, जिनकी जबान से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, पार्टी में रखा जाए। देखिए, एक नॉर्मल टाइम में जब, और चुनावी टाइम में हम क्या बोलते हैं और लोगों को क्या मैसेज कन्वे होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान हम लोग को देना चाहिए। एक नॉर्मल टाइम में, या नहीं तो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो बोर्ड रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में जो बातें की जाते हैं, जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे उसको थोड़ा मिसकंस्ट्रू किया जाता है, और अपोजिशन पार्टी उसका पूरा फायदा उठाती हैं, और वो गर्मा गर्मी में जो हम एक्शन भी लिया जाता है। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आता है, जब माफी मांगी जाती है, तो वो जो एक्शन रहता है उसको वापस भी लिया जाता है। ये सारे चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी कह रहा है उसकी मंशा क्या है। वो एक वर्ड जो इस्तेमाल किया था मनीशंकर अय्यर जी पिछली बार में, जो नीच, अब उन्होंने नीच राजनीति करते हैं। नीच राजनीति करते हैं मतलब जो हम बहुत लो लेवल की राजनीति करते हैं, बहुत थर्ड क्लास राजनीति करते हैं, उनका मानना है था। लेकिन अगर कोई फायदा उठाए कि मेरे जात के ऊपर उन्होंने, मेरी जात के ऊपर बोला है, मेरे जात को उन्होंने निशाना बनाया करके, अगर और खासकर एक प्रधानमंत्री जो है उसको उस लेवल पे ले जाके कैंपेन करे, तो होता है जो हम अब उस टाइम पे एक्शन ले लिया था उनके ऊपर, फिर उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन आया तो वापस लिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि जो आप लोगों के पास, लोगों के सामने क्या एजेंडा रख रहे हैं, और वो जो एजेंडा कितना प्रैक्टिकल है। 2014 के टाइम पे तो आपने सब कुछ बोल दिया था, आपने जो 2 करोड़ की नौकरियां जो आपने वादा किया था, 15 लाख रुपए पॉकेट में डालने का वादा किया था, काला धन पूरा वापस लेने आने का वादा किया था, सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा देने का आपने वादा किया था। आज 4.5 साल बाद क्या हो रहा है, 2 करोड़ की, इसका मतलब 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। अभी तक जो मेरे ख्याल से जो इनका खुद का गवर्नमेंट सर्वे, मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट सर्वे जो कह रहा है, तो उसके हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि 40-50 लाख नौकरियां भी 5 साल में नहीं आए। एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार गिरते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार गिरते जा रहे हैं।
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लगातार गिरते जाए, अक़लियतों के खिलाफ दंगे, फसाद, हरासमेंट, टॉर्चर, मॉब लिंचिंग हो रहा है, दलितों के खिलाफ लगातार हरेसमेंट, अब औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मतलब आप कुछ भी कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, हर जगह ये नाकामयाब रही है। उल्टा जो है हम लोग सोसाइटी को डिवाइड करने का काम किए। अब उनको लग गया है कि हम लोग हर पहलू पे फेल हो रहे हैं और कोई भी जो उनका जो वायदे थे, जो प्रोमिसेस थे, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। अब वो जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा के लेके आए हैं। तेलंगाना में आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे आपने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो आपका कल जो मंशूर आया उसमें आपने भी 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, कहां से निकालेंगे? देखिए, तेलंगाना में जितने इनके मुद्दे थे, जितने स्कैम्स हुए, अब मैं गिनाता जाऊंगा तो मुझे लगता है कि पूरी रात हो जाएगी। चाहे मियापुर लैंड स्कैम हो, फॉरेस्ट लैंड स्कैम हो, ये रायता बंधु स्कैम हो, या पुलिस के जो व्हीकल चल ना, पता चलेगा ना इलेक्शन में, ये आपके एम्बुलेंस स्कैम हो, इतने स्कैम्स हुए हैं, इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया। रायता बंधु है, आसरा पेंशन है, इन सब की तो तारीफ की जा रही है। कहां है 24 घंटे बिजली वाली जो बात है, उस पर भी लोग तारीफ करते हैं। पेंशन कहां है आपके डबल बेडरूम हाउसेस जो वादे किए गए थे? कहां है जो आपने इरिगेशन का वादा किया था? कहां है आपके जो ये पानी जो पीने का पानी पहुंचाने की जो बात हुई थी? कहां है आपने नौकरियां की बात की थी? कहां है ये सब चीजें? आज 4.5 साल बाद आप बताइए ना, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए लोगों के सामने। आप तो कर नहीं है। तो मुझे लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है जिस तरह का माहौल बना है, मैं भी काफी दिन से यहाँ पे हैदराबाद में स्टेशन होके काम कर रहा हूं, एक काफी अच्छी हवा बनी है। गठबंधन, खासकर ये गठबंधन होने के बाद में काफी पॉजिटिव और फेवरेबल हवा कांग्रेस की बनी है। और मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम लोग भी अपना इन हाउस सर्वे करते हैं, हमारे इन हाउस सर्वे के तहत हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। और तेलंगाना में हमारा जो कुटुंबी जो बनी है, जो हमारा गठबंधन बना है, उसकी सरकार बहुत ही आसानी से बनने जा रही है और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात ये कही जाती है कि जब आप लोग कांग्रेस का एक्टिंग प्रेसिडेंट यहां पे बना रहे थे, तो उस दौरान में मुसलमानों को भी आप थोड़ी सी अहमियत दे सकते थे, वहां कहीं चूक हुई है कांग्रेस से? देखिए, 119 सीटों पे, पिछली बार 4 सीटों पे मुसलमान को लड़ाया गया था। इस बार इस बार 6 पर है, इस बार 7 पर है। एक तो तेलुगु देशम पार्टी के पास नहीं, हम लोग नहीं, इस बार जो है 94 सीट्स में हम लोग 7 दिए हैं। नंबर 1 एक है। नंबर 2, हमारा मैनिफेस्टो जो अभी रिलीज हुआ है, शाम में शायद रिलीज होने वाला था, उसमें हम लोग जो है ना पूरा एक पेज डेडिकेट किया, जिसमें हम लोग माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या करेंगे। अब हम लोग जो है ये प्रॉमिसेस तो किए, अब सरकार में आने के बाद आप ही रसूल साहब थे, चले गए वो, क्योंकि वो आपकी पार्टी छोड़ के टीआरएस में जाना पड़ा उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इतनी जिंदगी जो इस पार्टी में दी, मेरे अजदाद ने जो इतना कुछ कांग्रेस के लिए किया, उसका ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, मैं आबिद रसूल साहब को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि जब उनको टिकट नहीं मिलती है, जब उनको लगता है कि जो है उनको पर्सनली पूछा नहीं जा रहा है, तो इस तरह के वाइल्ड और ब्लैंकेट एलिगेशन लगा के लोग पार्टियां छोड़ते हैं। ये अक्सर देखा जाए। लेकिन जो लोग आज जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जो है कांग्रेस माइनॉरिटीज के हक में नहीं, यानी तो मुसलमानों के फेवर में काम नहीं कर रही है, ऐसा माहौल नहीं बना रही है करके, मैं सिर्फ उन लोगों से इतना ही पूछना चाहूंगा, बिहार में एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ई गफूर साहब, किसने बनाया था? बरकतुल्लाह खान साहब राजस्थान में थे, किसने बनाया था? अब्दुल रहमान अंतुले साहब महाराष्ट्र में थे, किसने बनाया था? एमओएच फारूक साहब पांडिचेरी में थे, किसने बनाया था? आसाम में अनवरा तैमूर मैडम थे, किसने बनाया था? मणिपुर में थे। तो ये तमाम तेलंगाना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम लोगों ने किया। वजीर आला देंगे आप लोग? तेलंगाना में मुसलमान वजीर आला देंगे? देखिए, अगर उस तरीके का काबिल इंसान है, अगर उस तरीके का सीएलपी में अगर एक्सेप्टेबिलिटी किसी की होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जो है ना कोई किसी की जात देख के हम देते हैं। हम लोग ये देते हैं कि सीएलपी में जब डिसाइड होता है, कोई भी जात का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर अगर उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट सीएलपी मीटिंग में बनती, कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, हम उसको जो है चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। वैसा कोई उभर के आएगा सीएलपी में, उसको सपोर्ट मिलेगा, तो कांग्रेस क्यों नहीं? अगर आपकी सीटें ज्यादा होती हैं, टीडीपी की सीटें कम होती हैं
और वो किसी मुसलमान को वजीर आला बना के पेश करें तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलती है। वो चारों पार्टी मिलकर आपस में बैठ के तय करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना करके चाहिए। ये तो पोस्ट पोल सिनारियो की बात है। आप लोगों को भी जो है हम लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि आप लोग भी जो है जब भी बचेंगे जब जो है हम सरकार में आएंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग वहां पे रहेगी, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, यहाँ की जीत का मतलब 5 स्टेट में अगर जो पार्टी को ज्यादा स्टेट्स मिलेंगे उनका जो है हौसला बुलंद होगा। तो इसीलिए आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि जो हम आपकी आवाज भी उसी तरह से जिंदा रहे जिस तरह हमारे सरकारों के टाइम पे थी। आप जिस तरह से हो रही उस तरह ना रहे। नहीं, चलिए, हम तो वैसे भी सच्चाई का साथ देते हैं, वो चाहे जिसकी भी सरकार हो, और आपकी सरकार में भी सच्चाई का साथ दे रहे थे, अब भी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो कोई सवाल कर लें, क्योंकि ताकि उनकी हाजिरी जो है मुकम्मल तौर पर दर्ज हो जाए। नजीर साहब का ताल्लुक चूंकि कांग्रेस पार्टी से है, इसलिए मैं सवाल ये पूछूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव होकर अब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है एक आइडियोलॉजी के खिलाफ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी उसी आइडियोलॉजी को अपना रही है, यानी वो आइडियोलॉजी का मुकाबला आइडियोलॉजी के साथ कर रही है, वो मुद्दों का मुकाबला मुद्दों के साथ नहीं कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो है आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बहुत ही अग्रेसिव आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, और कांग्रेस जो है ना उस चैलेंज को एक्सेप्ट की है। और कांग्रेस का जो पर्सपेक्टिव है पूरे देश को लेकर और यहाँ के समाज को लेकर, वो हमेशा आगे रखती है। हम लोगों को कुछ समय तक नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हम लोगों को लगता है कि जो हमारे आंदोलन के जो लीडर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो लोगों ने एक सोच लेके एक कल्चर यहाँ पे कायम किया था और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मुझे लगता है कि उसके तहत ही हम लोग बात करते हैं, उसके तहत ही यहाँ पे सियासत करते हैं, और उसी तरीका उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे। और जो जिस तरफ आपका इशारा है, मैं उसका जवाब पहले भी दे चुका हूं। अगर कोई चुनाव के टाइम पे अगर कोई मंदिर जा रहा है, तो क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, वो बहस का एक मुद्दा बनता है। अगर वही शख्स जब चुनाव नहीं होता है, अगर वो मंदिर जा रहा है या मस्जिद जा रहा है, जो वो बहस का एक मुद्दा नहीं बनता। मैं वही कह रहा हूं कि इस इलेक्शन से पहले ऐसा नहीं देखा गया था। हमेशा इंदिरा गांधी जी जो जब भी चुनाव लड़ने जाती थी या नामांकन पत्र भरती थी, जब भी जो वो किसी भी मंदिर में जाके पूजा करके जाती थी। राजीव गांधी भी जो है जाते थे, नरसिम्हा राव साहब भी जाते थे, मनमोहन सिंह जी भी जो अमृतसर जाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने मजहब को छोड़ के सियासत किया, अपने मजहब को साथ में रख के ही जो उन्होंने सियासत किया, लेकिन मजहब को जो सियासत का हिस्सा कभी कोई बनाया नहीं, आज भी कोई बना नहीं रहा। मुझे ये लग रहा है कि जो क्यों भारतीय जनता पार्टी को और उनके लीडर्स को ये इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी मंदिर को जा रहे हैं, तो क्या उनको ये लग रहा है कि जो उन्होंने जो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुइज्म को, उसमें कहीं और भी लोग जो है सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनको डर लग रहा है क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब इश्यूज है। इश्यूज जो है मुद्दे हमारे पास है। करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने पिछली बार भी जब सरकार में आए थे, बहुत सारे राइट बेस्ड एक्ट्स लेके आए थे, नरेगा लेके आए थे, एम्प्लॉयमेंट लेके आए थे, और ये हिंदुस्तान गवाह है। और आने वाले कई दशकों तक लोग बात करेंगे, जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार जो 10 साल की थी, जिस तरह से उन्होंने 17 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से उठा के अबो पॉवर्टी लाइन में जिस तरह से प्लेस किया था, ये मुझे जब आने वाले दिनों में है कि डेवलपमेंट की बात होगी, तो ये एक बड़ा ये इसको हमेशा मेंशन किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। नासिर साहब, आपने तमाम सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए, बहुत अच्छी तरह अपनी पार्टी का दिफा किया, और आपने कर्नाटक में जो तजुर्बा किया है, अब देखना यह है कि वो तजुर्बा यहां पर तेलंगाना में कामयाब रहता है कि नहीं। हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात हम पेश करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजेंडा तेलंगाना में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू। और नाज़रीन, ये नासिर हुसैन साहब हैं, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस की तरफ से, और यहां पर तेलंगाना में इन दिनों काफी मुद्दत से जो है मीडिया और कम्युनिकेशन देख रहे हैं कांग्रेस के लिए, और इनको यकीन ये है कि लोग जो है टीआरएस की तरफ से भटक के इनकी तरफ आएंगे और इनकी पार्टी को अपनी उसमें रखेंगे। लेकिन जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि सुरूर इश्क के सदक़े मुझे खबर ही नहीं, सुरूर इश्क के सदक़े मुझे खबर ही नहीं कि मेरे हिस्से में क्या कम है क्या ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।